Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics which make your study easy and comfortable। तो बेटा अभी तक इस चैप्टर के अंदर हम कंबशन के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली जो कुछ वीडियोस हमने अपलोड की उसमें हमने कंबशन की बात की, टाइप ऑफ कंबशन देखा हमने, इसके अलावा हाउ टू कंट्रोल फायर, फायर को कैसे कंट्रोल किया जाए और फायर के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं इनकी बात की। तो बेटा इसी सीक्वेंस में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर का आता है वो है फ्लेम्स का। अब सबसे पहले तो पूछा जाए कि व्हाट इज फ्लेम, फ्लेम है क्या। इसको बेटा आप हिंदी में कहते हो ज्वाला या फिर आप कहते हो लो, है ना। जैसे कभी आप दिवाली पे दीपक जलाते हो तो उसके अंदर से लो जो ना ऊपर जो येलो कलर की बनती है उसको अपन कहते हैं फ्लेम या लो कह सकते हैं, ज्वाला आप कह सकते हो। तो बेटा अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, अगर आप अलग अलग चीज़ों को बर्न करते हो तो कई केसेस में अपने पास ये फ्लेम बनती है और कई केसेस में फ्लेम नहीं बनती। जैसे कैंडल हो गया, केरोसिन ऑयल बर्नर हो गया, आपके घरों में जो गैस स्टोव यूज करते हो, है ना, उसके अंदर आप देख सकते हो फ्लेम बनती है। लेकिन जैसे आप कोल को बर्न करते हो उस केस में फ्लेम नहीं बनती है ना, वो सिर्फ ग्लो करता है। तो आपकी बुक के अंदर एक टेबल दे रखा है, इसके अंदर कुछ आइटम्स लिख रखे हैं। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा फ्लेम्स के साथ बर्न होते हैं और कौन से विदाउट फ्लेम बर्न होते हैं। तो उसमें आप देख सकते हो बेटा हमारे पास कैंडल है, कैंडल विद फ्लेम बर्न होती है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन वाली आपने एक्टिविटी की थी उसमें फ्लेम नहीं आती है बेटा, तो इसके अंदर नॉन फ्लेम विदाउट फ्लेम ये बर्न होगी। इसके अलावा अगर अपन बात करें केरोसिन ऑयल बर्नर तो ये भी बेटा फ्लेम के साथ बर्न होता है। कैम्फर, कपूर जलाते हैं बेटा उसमें से फ्लेम आती है, तो ये भी अपने पास विद फ्लेम बर्न होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कोल की, विदाउट फ्लेम बर्न होता है, ठीक है। और दूध की अगर अपन बात करें विद फ्लेम बर्न होता है। तो बेटा आप इसमें चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको टिक करनी है कि कौन सी चीज़ें विद फ्लेम बर्न होती है कुछ और कौन सी विदाउट फ्लेम बर्न होती है। तो बेटा चलो फ्लेम का पता लगा, फ्लेम क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कई केसेस में ये फ्लेम बनती है और कई केसेस में फ्लेम नहीं बनती है। इसका रीजन क्या है, अगर फ्लेम बनती है तो क्यों बनती है। तो उसके लिए बेटा एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करके देखनी है, इससे हम इस चीज का आंसर दे सकते हैं। तो एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ डायग्राम में भी। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, एक बेटा छोटी सी ग्लास की ट्यूब लेंगे, ठीक है, और उसको टोंग से पकड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो ग्लास ट्यूब है उस ग्लास ट्यूब को आप जो कैंडल की जहाँ पे विक होती है, मतलब जहाँ पे इसकी बत्ती होती है, यहाँ पे इस जैसे ये ग्लास ट्यूब मान लो, यहाँ पे इसको रखना है ग्लास ट्यूब को अंदर, और क्या करना है जो इसका दूसरा एंड है यहाँ पे आप एक बर्निंग मैस्टिक, जलती हुई माचिस की तिल्ली इसके ऊपर लगा के देखो। बेटा आपको थोड़ी देर बाद क्या नजर आएगा कि जो ये एंड है यहाँ पर भी फ्लेम आपको नजर आएगी। आपने इसको यहाँ रखा ग्लास ट्यूब को, ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे कैंडल बर्निंग मैस्टिक माचिस की तीली लगाओ तो यहाँ पे आपको फ्लेम नजर आएगी। अब बेटा इस एंड पे फ्लेम नजर आ रही है, इसका मतलब इस ग्लास ट्यूब के अंदर से कुछ आया है। तो बेटा अपन कह सकते हैं कि हमारे पास जो फ्लेम्स आती हैं वो बेटा उन केसेस में आती है जिसके अंदर हमारे पास जो फ्यूल है वो वेपोराइज होता है। फ्यूल के वेपर्स अगर बनते हैं तो बेटा वो वेपर्स की वजह से अपने पास ये फ्लेम आती है। तो हमने यहाँ पे जैसे लिख भी रखा है, फ्लेम के केसेस में द सब्सटेंस व्हिच वेपोराइज ना, वेपोराइज का फिनोमेना वेपोराइजेशन अपने को पता है, वेपर्स में कन्वर्ट होना। तो द सब्सटेंस व्हिच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, वो सब्सटेंस जो वेपोराइज होते हैं ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स, वही अपने को फ्लेम देते हैं। तो अपन कहते हैं जो सब्सटेंस वेपोराइज नहीं होते हैं तो उनसे अपने पास फ्लेम्स भी नहीं आएंगे। तो फ्लेम आने का मेन रीजन आप नोट कर सकते हो, वेपोराइजेशन ड्यूरिंग बर्निंग। अगर वेपोराइजेशन हो रही है सब्सटेंस की तो अपने पास फ्लेम आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कह रहे हैं केरोसिन ऑयल हो गया, मोल्टन वैक्स हो गया, राइज थ्रू द विक होता है बेटा बत्ती। घरों में कई लोग बेटा केरोसिन ऑयल की भी चिमनी बना के रखते हैं, बोतल के अंदर केरोसिन ऑयल भर लेते हैं, उसके अंदर फिर कपड़े की एक बत्ती लगा देते हैं और ऊपर से उसको आग लगाते हैं। तो बेटा उस केस में भी क्या होता है, हमारे पास जो केरोसिन ऊपर आके बर्न होता है उसके वेपर्स निकलते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर जो है फ्लेम बनती है और आपको रोशनी मिलती है। कैंडल में भी बेटा ऐसा ही कुछ होता है, ये वैक्स है, ये जो मेल्ट होता है तो उसके वेपर्स बनते हैं, इसकी वजह से इसके ऊपर ये फ्लेम आती है।
तो कह रहे केरोसिन ऑयल हो गया, मोल्टन वैक्स हो गया, राइज थ्रू विक एंड आर वेपराइज, और वो वेपराइज हो जाते हैं ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म्स फ्लेम, और उनके फ्लेम्स बन जाती है। दूसरी तरफ अगर अपन कोल की बात करें तो बेटा उसके वेपर्स नहीं बनते, वेपराइज नहीं होता ड्यूरिंग बर्निंग, तो उसमें फ्लेम भी नहीं आती, वो सिर्फ ग्लो करता है। फिर बेटा बुक के अंदर कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं। ये जो फ्लेम बनती है इसको समझने के लिए इस फ्लेम के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या कह सकते हैं स्ट्रक्चर है इसका, और क्या क्या प्रॉपर्टी इसकी है। तो उसमें बेटा एक एक्टिविटी दे रखी है आपको एक ग्लास प्लेट लेनी है छोटी सी, या उसको स्लाइड ले सकते हो ग्लास की, और एक कैंडल बर्न कर लेंगे। उसके बाद उस ग्लास की स्लाइड को उस कैंडल की जो ल्यूमिनस जोन है, जिसमें कहता है जो येलो जोन है, ठीक है, जहाँ से लाइट प्रोड्यूस होती है, उस जोन के अंदर रख लेना है। यहाँ पे डायग्राम में आपको शो करके दिखा रखा है। तो बेटा आप उसको रखेंगे और 2-3 मिनट रखें, उसके बाद आप ग्लास की प्लेट को चेक करेंगे, तो उसके ऊपर आपको बेटा ब्लैक कलर का जो सर्कल बना हुआ नजर आएगा। आप सभी ने देखा होगा, अगर आप कोई बर्निंग अपने पास कैंडल हो, उसके ऊपर कोई भी चीज रख के देखते हो तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का जो है मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। अब ये ब्लैक कलर का मटेरियल है क्या, इसको बेटा हम सूटी कहते हैं। और एक्चुअल में ये क्या होता है, हमारे पास जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। वैसे अपने बताया कि बर्निंग होगी, तो बर्निंग में कह सकते हैं सारा फ्यूल अगर बर्न होता है तो ये जो कार्बन पार्टिकल्स है ये नहीं आते। लेकिन अगर फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है, कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, तो बेटा अपने पास ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए अपन ने लिखा हुआ है जैसे कि अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म ऑन द ग्लास प्लेट। अगर आप ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करवाते हो तो अगर आपके पास सर्कुलर ब्लैकिश रिंग बनती है ऑन द ग्लास प्लेट व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन के अंदर मतलब जो येलो कलर का जोन होता है जहां से लाइट प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर अगर आप इसको रखते हो ऑफ द फ्लेम, ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। मतलब अपने पास वहां पे कुछ अनबर्न्ड फ्यूल बच जाता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बच जाते हैं, वही डिपोजिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक रिंग प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। तो एक चीज क्या कहते हैं, जो ल्यूमिनस जोन है फ्लेम का, जो येलो कलर वाला जोन है, उसके अंदर फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं होता, उसके अंदर कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बच जाते हैं, एक चीज। फिर बेटा इसी में एक एक्टिविटी आपको दे रखी है कि आपको क्या करना है, एक कॉपर का वायर ले लो, उस कॉपर के वायर को जो इसका नॉन ल्यूमिनस जोन है उसके अंदर ऐसे इसको रखो। तो बेटा आप चेक करोगे कि जो कॉपर वायर इसका जो बाहर वाला सिरा है, जो आउटर मोस्ट जोन के साथ कांटेक्ट में, वहां से वो एकदम रेड हो जाएगा, लेकिन अंदर से नहीं होगा। तो बेटा इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं जहां से वो रेड हो रहा है मतलब वो पार्ट ज्यादा हॉट है, ज्यादा उसके अंदर हीट है, तो उससे अपन कहते हैं जो अपने पास फ्लेम है इसका जो सबसे आउटर पोर्शन है जो कि ब्लू से कलर का होता है लगभग, है ना, उसमें हमारे पास कहते हैं सबसे जो आउटर पोर्शन है उसमें सबसे ज्यादा हीट होती है। तो इसके अलग अलग पोर्शन हमने बना रखे हैं, हम डिस्कस करेंगे इसको भी। तो अलग अलग पोर्शन बना रखे हैं, अलग अलग पोर्शन के अंदर हम कहते हैं अलग अलग हीट होती है ना। कोई जोन ऐसा होता है जिसमें सबसे ज्यादा हीट होती है, किसी में कम होती है, किसी में मॉडरेट हीट होती है। तो ये एक्टिविटी होगी। इसके अलावा बेटा जैसे एक एग्जाम्पल बता रखे हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, है ना, सुनार जो होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, जो फ्लेम होती है इसका जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, इसी को पाइप से ब्लो करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। क्यों करते हैं, रीजन यही है क्योंकि हमारे पास जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लेम का, वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे ज्यादा हीट उसी पार्ट के अंदर होती है। तो ये कुछ एक्टिविटीज दे रखी है अपने को इस फ्लेम को समझने के लिए। तो बेटा फिर अगर अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, कि फ्लेम का स्ट्रक्चर है कैसा, तो बेटा मेनली फ्लेम अपने पास इस तरीके की आती है, उसके अंदर कुछ जोन्स बनते हैं, ठीक है, अलग अलग जोन बनते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करेंगे, अगर अपने पास वैक्स कैंडल है, ये इसकी विक हुई, बेटा विक के बिल्कुल पास अगर अपन देखेंगे तो डार्क जोन मिलेगा, वहां पे लाइट नहीं होती है ना। तो जो इनर मोस्ट पार्ट है किसको शो कर रहा है, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स। यहाँ पे अपने पास अनबर्न्ड वैक्स है, वैक्स वेपर्स है, तो ये अपने पास ब्लैक कलर का होता है, यहाँ पे बर्निंग वेपर्स की नहीं होती है। फिर जो उसके बाद में ये जो अपने पास सेकंड पोर्शन आता है जो येलो कलर का है, ठीक है, इसके बेटा एग्जैक्ट डायग्राम साइड में आप देख सकते हो ना, तो उसमें कलर दिखा रखे हैं, इसमें कलर शो नहीं हो पाते हैं, तो इसमें मैंने ब्लैक बना रखा है, उसके अंदर आप कलर्स भी चेक कर सकते हैं। अंदर वाला अपने पास ब्लैक कलर का, उसके बाद जो ये वाला पोर्शन ये येलो कलर का होता है। और इस पोर्शन की बात करें मिडल जोन और ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी पार्शियल कंबस्शन,
तो यहाँ पे बेटा पार्शियल कंबशन होती है। पार्शियल का मतलब होता है आधा कंबशन ना, कुछ अमाउंट में कुछ कंबशन हो गई है और कुछ बच गई है, तो पार्शियल कंबशन होती है, कंप्लीट नहीं होती है। तो पार्शियल कंबशन का अपने पास जोन है जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे आउटर मोस्ट जोन है बेटा, सबसे आउटर मोस्ट जोन आप उस डायग्राम में देख सकते हैं, बाहर आपको ब्लू कलर का जो है फ्लेम नजर आएगी, वो सबसे हॉटेस्ट होती है। इसको आउटर जोन में, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, ये कंप्लीट कंबशन होती है यहाँ पर। ये अपने पास होता है ब्लू कलर का, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन हीट की बात करें तो बेटा ये जो अंदर वाला जोन है यहाँ पे अपने पास बर्निंग नहीं हो रही है वेपर्स की, तो ये अपने पास लीस्ट हॉट, सबसे कम गर्म पार्ट होता है फ्लेम का। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है मिडल वाला जो येलो कलर का, इसमें मॉडरेटली हीट, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती है लेकिन बहुत कम में नहीं होती है, बीच की इसके अंदर हीट होती है। और जो सबसे आउटर मोस्ट जोन है ये अपने पास हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। और आपने बेटा फ्लेम्स के कलर भी देखे होंगे हमारे पास अलग अलग होते हैं। जैसे आप गैस को बर्न करते हो तो अपने पास ब्लू कलर की फ्लेम आती है, कैंडल को बर्न करते हैं येलो कलर की फ्लेम आती है। तो अपन कहते हैं उनके केस के अंदर जहां भी येलो कलर की फ्लेम आई तो अपने पास कुछ अनबर्न पार्टिकल्स बच जाते हैं, है ना। आप क्या गैस के ऊपर बर्तन रखते हो वो काला नहीं होता है नीचे से, लेकिन बेटा वही बर्तन अगर आप चूल्हे के ऊपर रख देते हो जहाँ पे अपने पास येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है तो उसके ऊपर वो काला हो जाता है। मतलब उसके अंदर जब येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है तो उसके अंदर कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये कुछ बेटा आपके पास फ्लेम के बारे में, इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर बना लेना है। बुक के अंदर दे रखा है और वहीं से आप इसको नीट एंड क्लीन और कलर्स यूज करें इसके अंदर अलग अलग जोन्स को शो करने के लिए। तो ये बेटा फ्लेम्स के बारे में हुआ। इसके बाद में इस चैप्टर के एक दो टॉपिक और बच रहे हैं। फ्यूल बच रहा है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल बच रहा है। उसके बाद अगर अपन फ्यूल बर्न करते हैं तो उससे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, क्या हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं, चलिए देखते हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बेटा जो इस चैप्टर का आता है लिखा व्हाट इज फ्यूल। बेटा हमने फ्यूल के बारे में पहले भी डिस्कस किया है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको बर्न करने से आपको हीट मिले उसको अपन फ्यूल कह सकते हैं। तो फिर से वही हम यहाँ पे डेफिनेशंस जो है डिस्कस करेंगे। सब्सटेंस विच आर सोर्स ऑफ हीट, ऐसे सब्सटेंस जो अपने पास हीट का सोर्स होते हैं फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। डोमेस्टिक मतलब घरों में या इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसे सब्सटेंस जो सोर्स ऑफ हीट का सोर्स होते हैं, मतलब जिनसे आप हीट ले सकते हो, ऐसे सभी सब्सटेंसेस को हम कहेंगे फ्यूल, आर कॉल्ड फ्यूल। तो फ्यूल की सिंपल सी डेफिनेशन पहले भी हमने लिखी थी, वो भी आप दे सकते हो, ये डेफिनेशन भी दे सकते हो। वो सब्सटेंसेस जो हम एज ए सोर्स ऑफ हीट यूज कर सकते हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस में, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कह देंगे फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें बेटा घरों के अंदर जो मोस्टली आप फ्यूल यूज करते हो, वुड, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन, तो ये कुछ फ्यूल हैं जो कि हम यूज करते हैं, या इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स में, घरों में। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्यूल्स हैं जो हम यूज करते हैं। तो ये दो व्हाट इज फ्यूल। अब बेटा फ्यूल जो है किसको हम अच्छा फ्यूल कहेंगे। तो बेटा हमारे पास जो अच्छा फ्यूल, गुड फ्यूल की अगर अपन बात करें उसके अंदर हम कुछ क्वालिटीज देखते हैं। तो कौन सा फ्यूल अच्छा होगा उसके लिए कुछ क्वालिटीज जो आपको चेक करनी है वो जो है, जैसे कि अगर हम बात करें अ गुड फ्यूल इज वन, उसको हम अच्छा फ्यूल कहेंगे विच इज रेडली अवेलेबल, मतलब फ्यूल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। वही फ्यूल अच्छा बेटा जो अपने को इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो अपन कहते हैं फ्यूल, गुड फ्यूल उसको कहेंगे विच इज रेडली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल हो। इट इज चीप, सस्ता होना चाहिए, है ना। पता लगा जो फ्यूल है जो आप घरों में यूज कर रहे हो उसके रेट बेटा बहुत हाई है, सोने चांदी से भी ज्यादा, तो क्या उस फ्यूल को हम लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे। तो हम ऐसा फ्यूल ढूंढते हैं जो इजीली मिल जाए, सस्ता हो, चीप हो। इसके अलावा इट बर्न्स इजीली इन एयर एट मॉडरेट रेट, जो इजीली एयर के अंदर बर्न हो जाए, है ना। मतलब जिसको बर्निंग करने के लिए आपको कोई अलग से प्रोसेस ना देना पड़े, बहुत ज़्यादा हीटिंग ना करनी पड़े। तो अपने पास ऐसा फ्यूल जो इजीली बर्न हो जाए एयर के अंदर और मॉडरेट रेट से बर्न, ऐसा नहीं कि एकदम से बर्न हो जाए या फिर बहुत धीरे धीरे बर्न हो, तो हमारे लिए वो फ्यूल अच्छा होगा तो एयर के अंदर इजीली बर्न करे और मॉडरेट रेट से बर्न करे। फिर नेक्स्ट अपन बात करें इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो हमारे लिए वो फ्यूल अच्छा
जो अपने को ज़्यादा अमाउंट में हीट दे, क्योंकि फ्यूल जितनी हीट देगा उतना ही हमारा काम ईजी होगा। तो फ्यूल को अपन यूज ही इसीलिए करते हैं ताकि उससे अपने को हीट मिले। तो वो फ्यूल अपन कह देंगे गुड फ्यूल है, जिससे अपने को लार्ज अमाउंट में हीट मिले। इसके अलावा इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, और उस फ्यूल को अपन अच्छा फ्यूल कहेंगे जो बर्न होने के बाद पीछे अनडिजायरेबल चीजें ना छोड़े। जैसे कि अपन बात करें, आप लकड़ी को बर्न करते हो तो पीछे राख बचती है, तो अनडिजायरेबल है। तो बेटा अगर कोई पूछ ले कि अगर क्वालिटीज गुड फ्यूल के अंदर होंगी तो आप ये 4-5 चीजें बता सकते हो कि वो इजीली रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, और वो एयर के अंदर इजीली बर्न कर जाए विद अ मॉडरेट रेट, वो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे, साथ ही साथ डू नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस उसके बर्न करने के बाद ना बचे। तो ऐसे फ्यूल को हम कहते हैं गुड फ्यूल। फिर बेटा यहाँ पे एक टर्म हमने लिखी हुई है आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल किसको कहेंगे बेटा? ऐसा फ्यूल जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हो। लेकिन बेटा अपन एक्चुअल में कह सकते हैं कोई भी फ्यूल ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हो। जब बेटा फॉर एग्जांपल बात करें, अगर कोई फ्यूल है, जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज किया जाता है ना, गैसेस फ्यूल है। आप फ्यूल यूज करें यूरेनियम, जो आपको मिले ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, नेचर के अंदर बहुत कम है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। कोई फ्यूल ऐसे हैं बेटा जो हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, चीप नहीं है, तो उनको आप खरीद नहीं सकते हो। तो कह सकते हैं कोई भी फ्यूल आइडियल नहीं है। आइडियल फ्यूल वो होगा जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हो। तो इन जनरल अपन कहते हैं देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। तो आइडियल फ्यूल अपन किसी को नहीं मान सकते। एक फ्यूल के अंदर एक क्वालिटी है तो बदले में उसका कह सकते हैं कुछ हमारे पास माइनस पॉइंट भी होगा, जिसकी वजह से अपन उसको आइडियल फ्यूल नहीं कह सकते। लेकिन आइडियल फ्यूल वो होगा जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज हो, और एक्चुअल में आइडियल फ्यूल कोई नहीं होगा। ठीक है, तो गुड फ्यूल की कंडीशंस पता लगी। फिर बेटा अपने पास आता है फ्यूल एफिशिएंसी। अब बेटा फ्यूल तो है, फ्यूल भी अपन ने कहा एक नहीं है, बहुत सारे फ्यूल हैं। कुछ तो यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ और भी फ्यूल है, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, वुड, चारकोल, कार्बन, हाइड्रोजन, मीथेन, ईथेन, बहुत सारे फ्यूल हैं। तो क्या बेटा सभी फ्यूल एक जैसा काम करते हैं या उनके अंदर कुछ अलग है? जैसे सिंपल सा अगर आपको बात की जाए, आपको मान लो पानी गर्म करना है। अब पानी गर्म करने के लिए बेटा आपको 3 फ्यूल दे दिए हैं, काओडंग दे दिया, वुड दे दी, एलपीजी दे दिया, कैरोसिन ऑयल दे दिया, है ना, और फिर आपको कहा जाएगी सबके ऊपर पानी गर्म करके दे। तो क्या बेटा सभी फ्यूल सेम टाइम में पानी गर्म करेंगे या अलग अलग टाइम लेंगे? तो कह सकते हैं अपने पास जो फ्यूल बर्न होने के बाद ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेंगे उनसे पानी जल्दी गर्म होगा। कुछ फ्यूल ऐसे भी होंगे जो धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस करेंगे, उनके ऊपर आप पानी रखे रहो काफ़ी देर में जो है गर्म होगा। तो बेटा इस हिसाब से अपन कहते हैं जो हर एक फ्यूल है उन सभी की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। कुछ फ्यूल ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ फ्यूल कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा ये फ्यूल्स को हम कैसे कैटेगराइज करें? तो इसके लिए बेटा एक टर्म हमारे पास आती है क्लोरोफिक वैल्यू। तो हम उसकी क्लोरोफिक वैल्यू देख के बता सकते हैं कि वो फ्यूल बर्न करने पे कितनी हीट अपने को देगा। तो इसकी डेफिनेशन पे अगर आए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कोई भी फ्यूल ले लो बेटा, एनी फ्यूल 1 kg लेना है। पर यार कोई भी फ्यूल अगर आप 1 kg ले रहे हो, उसको कंप्लीटली बर्न कर रहे हो, कंप्लीटली उसकी कंबशन हो रही है, और 1 kg फ्यूल को कंप्लीट कंबशन करने के बाद वो कितनी हीट अपने को देगा, वो उस फ्यूल की होगी क्लोरोफिक वैल्यू, है ना। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो 1 kg फ्यूल को बर्न करने पे, कंप्लीट कंबशन करने पे उससे कितनी हीट अपने को मिलेगी, उसको अपन कह देंगे वो उस फ्यूल की क्लोरोफिक वैल्यू। क्लोरोफिक वैल्यू की बेटा यूनिट्स की बात करें, द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। तो हमारे पास क्लोरोफिक वैल्यू की यूनिट है ना, हर एक चीज की यूनिट होती है, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, है ना, मास की केजी। तो क्लोरोफिक वैल्यू को किस में मेजर करते हैं? तो इसकी जो यूनिट बेटा अपने पास है किलो जूल पर केजी। अपना जूल एनर्जी अपन यूज करते हैं हीट के लिए, या फिर आप कह दो एनर्जी के लिए अपन जो है जो यूनिट यूज करते हैं वो होती है जूल।
अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कितने किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, डिवाइडेड बाय मास 1 kg में ना, तो किलो जूल पर केजी, इसका सिंबल लिख रहे हैं केजे, किलो जूल और पर केजी, तो ये अपने पास क्लोरोफिल वैल्यू की यूनिट होगी। इस यूनिट्स के अंदर आप जो फ्यूल है उनकी क्लोरोफिल वैल्यू को एक्सप्रेस करते हो। हर एक फ्यूल की अलग अलग होती है। बट जिसकी क्लोरोफिल वैल्यू ज़्यादा है, मतलब आप उस फ्यूल को बर्न करोगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट में हीट मिलेगी, और जिसकी क्लोरोफिल वैल्यू कम है उस फ्यूल को अपन बर्न करते हैं तो उससे अपने को हीट जो है कम मिलेगी। तो आपकी बुक के अंदर एक टेबल शो कर रखा है, उस टेबल के अंदर जो अलग अलग फ्यूल है इनकी क्लोरोफिल वैल्यू दे रखी है, मतलब इन सभी फ्यूल्स को 1 kg लिया और इनको बर्न करके देखा इनसे कितनी कितनी हीट प्रोड्यूस होती है। तो बेटा आप टेबल में चेक कर सकते हो, अपने पास जो काव डंग है सबसे ऊपर है, मतलब इसकी क्लोरोफिल वैल्यू सबसे कम है, ये अपने को बहुत कम हीट देता है। काव डंग के बाद में वुड है, वुड के बाद में अपने पास कोल है, कोल के बाद में पेट्रोल है। जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं हमारे पास इनकी क्लोरोफिल वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब जो नीचे वाले फ्यूल है वो ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं, है ना बेटा। कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, उसके बाद अपने पास कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, मीथेन हो गया, और सबसे लास्ट में देखो हाइड्रोजन भी हमारे पास ऐसा फ्यूल हम यूज करते हैं, और उसकी क्लोरोफिल वैल्यू इस टेबल में आप देखो सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर 1 kg हाइड्रोजन अगर बर्न करते हो तो वो अपने पास इन सभी फ्यूल्स में से सबसे ज़्यादा एनर्जी अपने को देगा। तो बेटा ये हुई फ्यूल एफिशिएंसी की बात। अब एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का और है कि अगर इन फ्यूल्स को अपन बर्न करते हैं तो इनसे कौन सी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और उनसे अपने को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारे पास जो इस चैप्टर का आता है वो है बेटा बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो बेटा जब भी आप कोई फ्यूल बर्न करते हो, चाहे कोल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, वुड हो, तो इस सभी फ्यूल को बर्न करने से बेटा हमारे पास कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, और जब ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंट के अंदर मिलते हैं तो इससे बहुत सारे नुकसान हम ह्यूमंस को होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें बेटा, अगर बहुत पुराने टाइम की बात करें, लोग वुड लकड़ी को एज अ फ्यूल यूज़ करते थे। बेटा जब वो लकड़ी को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, अभी भी कई जगह करते हैं, तो लकड़ी को एज अ फ्यूल यूज़ करने का नुकसान आपको पता होगा। जब लकड़ी को अपन बर्न करते हैं वुड को, तो बहुत सारा धुआं, स्मोक प्रोड्यूस होता है, इन्वायरमेंट में मिलता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इसके अलावा वुड के लिए बेटा आपको ट्रीज को काटना पड़ता है, पेड़ काटने पड़ते हैं, है ना, जिससे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन होती है, पेड़ों की वैसे ही कमी है। इसके अलावा बेटा जब आप फ्यूल को बर्न करते हो तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं, उन गैसेस से भी हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें बेटा कार्बन फ्यूल्स, है ना, कार्बन फ्यूल, वैसे मोस्टली फ्यूल्स के अंदर कार्बन होता है। तो मेरा कार्बन फ्यूल जैसे हो गया वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। बेटा जब इनको आप बर्न करते हो तो ये कंप्लीटली बर्न नहीं होते हैं, कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं। एंड दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स। और बेटा ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं ये डेंजरस पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट मतलब जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस। और इन पार्टिकल्स की वजह से, पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, एयर के अंदर मिक्स होंगे, पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन, जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं। और बेटा इन जो फाइन पार्टिकल्स की वजह से हम कहते हैं बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा अस्थमा, तो अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें बेटा इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स। अब ये जो फ्यूल हैं जब इनकी इनकम्प्लीट कंबशन होती है, गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अपने को गैस मिलती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज अ पॉइजनस गैस। और बेटा जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, एक पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। इसी वजह से कहते हैं बेटा जो कोल है उसको आपको क्लोज रूम के अंदर बर्न नहीं करना चाहिए। बेटा आप बंद कमरे में कोल बर्न करोगे, दो नुकसान है। पहला तो कमरे के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो बर्निंग में यूज हो जाएगी, अपन ने पढ़ा था बर्निंग के लिए अपने को ऑक्सीजन की जरूरत है। दूसरी बेटा जब आप उनको बर्न करते हो कोल को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है जो कि हार्मफुल गैस है। तो बेटा अगर कभी कोई जैसे कमरे में बंद करके कहीं पर किसी ने कोल बर्न करके सो जाते हैं तो उस केस में बेटा उन लोगों की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिससे उनकी डेथ हो सकती है। तो वो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज अ डेंजरस टू बर्न कोल
इन अ क्लोज रूम के अंदर कोल को बर्न करना डेंजरस है। क्यों? द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो ये गैस प्रोड्यूस होगी CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। तो जो उस कमरे में लोग सो रहे हैं ना, उनको ये गैस किल कर सकती है। तो कोल को कभी भी बंद कमरे के अंदर बर्न ना करें। अगर बंद कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खुले रखें ताकि जो गैसेज हैं वो एक्सचेंज हो सके, बाहर निकल सके। इसके अलावा अगर बात करें बेटा, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा बहुत से फ्यूल्स को बर्न करने से अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है, CO2 इन द एनवायरनमेंट। और बेटा जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी कहाँ जाएंगी? एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगी। और बेटा जो CO2 गैस है ये अपने पास ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैस मतलब अपन ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, ये कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो अर्थ की हीट को बाहर नहीं निकलने देती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अपन कहते हैं कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। बेटा अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एनवायरनमेंट के अंदर मिलती रहेंगी तो क्या होगा? जो हमारी एयर है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ जाएगी। इट लीड्स टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब बेटा हमारे पास जो अर्थ का टेम्परेचर है ना रेगुलरली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है, इसको अपन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये अपन कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जो गैसेस हम एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो एयर की कंपोजिशन वो चेंज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो गर्म होती जा रही है। और इसके बेटा बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होगा? हमारे पास जो ग्लेशियर्स हैं उनके ऊपर कह सकते हैं जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, है ना। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। वो आइस मेल्ट होती है तो कहते हैं इतना सारा पानी जो बर्फ की फॉर्म है वो सारा बह के नीचे आएगा, नदियाँ ओवरफ्लो होंगी और जगह जगह फ्लड आने के चांस हो सकते हैं। तो ये भी अपने पास एक नुकसान है इन फ्यूल्स को बर्न करने का। इसके अलावा अगर बात करें बेटा, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। अपना कोल डीजल जब आप बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तो प्रोड्यूस होती है, साथ में हमारे पास कई बार सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग। और बेटा जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है बहुत सफोकेटिंग गैस है, मतलब इससे आपको बड़ी घुटन होनी शुरू हो जाती है, दम सा घुटने लग जाता है। सफोकेटिंग है एंड कोरोसिव, साथ में एक कोरोसिव गैस है, चीज़ों को कोरोजन होने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, जल्दी चीज़ों को कोरोजन हो जाता है अगर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट की, तो वो जल्दी जंग पकड़ेगी। तो बेटा बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग गैस। सफोकेटिंग है, कोरोसिव गैस है। इसके अलावा बेटा अगर मोर ओवर पेट्रोल इंजन, जो बेटा गाड़ियां अपन चलाते हैं, पेट्रोल इंजन उनके अंदर पेट्रोल भरते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो बेटा जब उनसे फ्यूल बर्न होकर बाहर निकलता है तो उस केस में बेटा अपने पास गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अपने पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होती है। तो बात कर सकते हैं फ्यूल्स को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रही है। तो बेटा ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जब बारिश आती है तो बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद उस वाटर को एसिड में बदल देते हैं। और जब वो ऊपर से पानी नीचे गिरेगा तो अपन कह देते हैं वो एसिड रेन हो रही है, ऊपर से एसिड गिर रहा है और इसी को अपन एसिड रेन कहेंगे। और एसिड रेन के बेटा बहुत नुकसान है ना। अगर आप क्रॉप्स के ऊपर गिरती है तो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती है, बिल्डिंग्स के लिए नुकसान है। तो एक बार रीड कर लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इट इज एन extremely suffocating and corrosive gas. Moreover, petrol engine gives off gaseous oxides of nitrogen. Oxides of nitrogen and sulfur dissolves in rain water. तो बेटा ये जो ऑक्साइड्स हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के रेन वाटर के अंदर मिल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं एंड फॉर्म्स एसिड, और एसिड बन जाता है। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। और ऐसी रेन को अपन कहते हैं एसिड रेन, मतलब पानी आ रहा है, पानी के साथ क्या है, जब ये गैसेस मिक्स होती हैं तो एसिड बन जाता है, तो उस रेन को अपन कहते हैं एसिड रेन। तो बेटा देख सकते हैं फ्यूल्स को बर्न करने के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो बेटा अब आजकल अपन कहते हैं फ्यूल्स को रिप्लेस करके हम CNG यूज करने लगे हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस। फायदा क्या है उसका, वो बेटा एक क्लीनर सोर्स है ना, उससे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता, जो हार्मफुल गैसेज ये प्रोड्यूस नहीं होती। तो हमने स्टार्टिंग में बात की CNG को एज अ फ्यूल हम यूज करने लगे हैं, क्यों, क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल है, ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस से नहीं होते।
तो ये बेटा कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स और इन्हीं के साथ आपका जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपका काम बचता है चैप्टर की एक्सरसाइज, आप करिए उसको, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी बेटा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो फ्रेंड्स को इसको शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।